हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स से द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर का पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि पालनपुर में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे लोग मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एक ही फील्ड में बहुत सारी फसलें उगा रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है उसको हम देखते हैं। The following table 1.1 shows the land under cultivation in India in unit of million hectares. इस चार्ट में इस टेबल में ये दिखाया गया है कि इंडिया में कल्टीवेशन जो है मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में होते हैं। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड। व्हाट डज द ग्राफ शो? डिस्कस इन क्लास। और जो भी डेटा दिया गया है इसको ग्राफ पे प्लॉट करिए, ग्राफ पे बनाना है और ये हमें डिस्कस करना है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। उससे हमने क्या देखा? Cultivated area over the years cultivated area in million hectares 1950 to 1951 129 million hectares cultivated area था इंडिया में। 1990 to 1991 में 157 million hectares area था। 2001 to 2001 में 156 million hectare था। 2010 to 2011 में 156। 2012 में 2011 to 2012 156, 2012 to 2013 155 and 2013 to 2014 156, 2014 to 2015 155। तो इसमें ग्राफ में इसमें चार्ट में डिटेल्स दी गई हैं कि 1950 से लेकर के 2015 तक का इसमें डेटा दिया गया कि 1950 से लेकर के देश की आज़ादी के बाद से 1950 से लेकर के 1951 से लेकर के 2015 तक का डेटा इसमें दिया गया कि कितने मिलियन हेक्टेयर्स लैंड यूज की गई है एग्रीकल्चर के लिए। पी प्रोविजनल डेटा, पी यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी इंडिकेट कर रहा है प्रोविजनल डेटा को। सोर्सेस, अब ये मिला कहाँ से, डिटेल कहाँ से मिली उसके बारे में दिया गया है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये भारतीय कृषि विभाग द्वारा यह डेटा दिया गया है जिसके थ्रू ये चार्ट बनाया गया है कि इंडिया में कितने मिलियंस हेक्टेयर्स की लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या यह जरूरी है कि सिंचाई के लिए और क्षेत्र बढ़ाया जाए। वाई, इसके बाद क्वेश्चन भी पूछ रहा है क्यों बढ़ाया जाए, तो क्यों बढ़ाया जाए। सेकंड पॉइंट दे रहा, यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोथ इन पालनपुर। आपने पालनपुर में फसलों की ग्रोथ के बारे में पढ़ा। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन। आप अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण परिवेश में जो फसलें उगाई जा रही हैं, जो भी फसलें हैं आपके गांव में उगाई जा रही हैं, उनके प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करिए। एक चार्ट दिया गया उसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द क्रॉप, फसल का नाम, मंथ सोन किस महीने में आपने उसकी बुआई की, मंथ हार्वेस्टेड किस महीने में आपने उसकी कटाई की, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन सिंचाई के माध्यम, रेन है एनी टाइम पे, ट्यूबवेल है, कैनल, etc। ये डिटेल आप फिल करिए। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय दो फसलों को ज़्यादातर प्रमुखता दी गई है। धान की फसल लगी हुई है इस समय आपकी, राइस चावल जो है। तो मंथ कौन सा है आपका? जुलाई मंथ। हार्वेस्ट कब किया जाएगा? अक्टूबर लास्ट में। सोर्सेज क्या है आपके? रेन वाटर है, ट्यूबवेल है, टैंक्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने ये भी देखा कि एक ही जमीन पर कई प्रकार से मल्टीपल क्रॉपिंग करके फसलें उगाई जा रही है। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और दूसरे तरीके आधुनिक कृषि के तरीकों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। फॉर हायर फील्ड्स, बड़े बड़े खेतों में, yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the 1960, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needs less irrigation. बोला 1960 से लेकर के अब तक के बीच में जो सिंचाई की जा रही है वो ट्रेडिशनल वे से की जा रही है।
ट्रेडिशनल वे में की गई सिंचाई कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फार्मर यूज काउ डंग, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गाय के गोबर का, एंड अदर नेचुरल होता है मैनर्स एज फर्टिलाइजर, और भी कई तरीके के फर्टिलाइजर्स किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बायोकेमिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे आपका यूरिया है, डाया है, इन सब चीज़ों को पहले के समय में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। सिंस 1960 सब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो लोग ज़्यादातर मात्रा में विलेजेस एरिया में काउ डंग का इस्तेमाल, गाय के गोबर का एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स और दूसरे भी नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल दीज वर readily available with the farmer who did not have to buy them। ये सारी चीजें जो किसानों के पास पहले से ही होती हैं, इससे किसानों को खरीदने की जरूरत नहीं होती। The Green Revolution in the late 1960, 1960 के उपरांत ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई। Introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties HYV of seeds। तो जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था गेहूं की फसल और चावल की फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना। तो यहाँ पे गेहूं चावल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यील्ड वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज की ये सीड्स आने लगे मार्केट में। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स मार्केट में आने लगे जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, जब हम इसको ट्रेडिशनल सीड्स से कंपेयर करते हैं, पुराने और नए, आज की क्रांति में हरित क्रांति के बाद और हरित क्रांति के पहले जो बीज थे फसलों को उगाने के लिए, उनकी जब हम तुलना करते हैं, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant। बोल रहा है कि जब हरित क्रांति नहीं आई थी उसके पहले और हरित क्रांति जब आ गई उसके बाद, उन दोनों में जिन हम बीजों का इस्तेमाल करते थे फसलों को उगाने के लिए, जब हम उन दोनों बीजों की तुलना करते हैं, तो आज के समय में जो HYV बीजों का सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उनकी कंपैरिजन कई गुना अच्छे अनाज उत्पन्न कर रहे हैं। HYV seeds compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain। बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज निकल रहा है ऑन अ सिंगल प्लांट, एक ही पौधे से बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईटेक बीज हैं। पहले के समय में इतने हाईटेक बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से पेड़ों का जो प्लांट होते थे, पौधे होते थे, उसमें ज़्यादा मात्रा में अनाज नहीं निकलते थे। लेकिन आज के समय में जिन बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये HYV टाइप के सीड्स हैं, इनमें भी एक ही प्लांट में बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। Compared to the traditional seeds, HYV seeds promise to produce much better amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land could now produce for larger quantity of food gain than was possible earlier। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जमीन तो वही है, पहले के समय में जो किसानों के पास जमीन थी उस जमीन पे फसलें उगाते थे, आज के समय में वही जमीन है, लेकिन फर्क इतना है, बीजों का फर्क है, बीजों और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फर्क है, जिससे हम एजुकेशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो जो हम आज के समय में बीज को फसलों के लिए बो रहे हैं अपने खेतों में, तो उससे जो अनाज की मात्रा जो है, जमीन उतनी ही है वही। जैसे सपोज करो 1 हेक्टेयर जमीन किसी के पास थी, 1 हेक्टेयर जमीन पे पहले किसी को 6-7 क्विंटल्स राइस मिलते थे, लेकिन आज के समय जब हरित क्रांति नहीं आएगी तब की बात मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद HYV टाइप्स के सीड्स आने लगे मार्केट में, हमने उससे प्रोडक्शन शुरू किया अपना। तो हमने देखा कि हमारी प्रोडक्शन जो एक स्टेज पे रुकी हुई थी, वो इंक्रीज कर गई है। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, सेकेंड ईयर कुछ और इंक्रीज करेगी, ऐसे ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते हुए ऐसे स्टेज पे आ गई जो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो पहले के समय की कंपैरिजन आज के समय में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जमीन उतनी ही है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा है कि HYV सीड्स की वजह से जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, HYV सीड मार्केट में आने लगे, उसकी वजह से जमीन किसानों के पास जितनी थी उतनी ही है और प्रोडक्शन जो है उसका 2 गुना हो गया, प्रोडक्शन डबल हो गया है। HYV सीड्स
promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land, इसका परिणाम ये हुआ कि जमीन उतनी ही है could now produce for larger quantity of food grain, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज के दाने निकल रहे हैं. Then what's possible earlier, जो पहले के समय में पॉसिबल, आज के समय में earlier, आज के समय में पॉसिबल है. HYV seeds, however, needs plenty of water and also chemical fertilizers. HYV seeds में ज़्यादा मात्रा में irrigation की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और chemical fertilizers का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, and pesticides to produce best result. केमिकल फर्टिलाइजर और यूरिया, डाया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, पोटास, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो फसलों की ग्रोथ है उसको हमने बहुत अच्छा कर लिया. हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स इरिगेशन. हायर यील्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में अनाजों को उत्पन्न करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये पॉसिबल तभी हो पाया जब HYV सीड्स को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई दी गई, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. फार्मर्स ऑफ पंजाब. अब देखिए पंजाब के किसानों के बारे में बता रहा है. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश. पंजाब राज्य के, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश राज्य के वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. इन्हीं राज्यों के किसानों ने सबसे पहले आधुनिक कृषि की तकनीक का इस्तेमाल किया. The farmer in these regions set up tubewells for irrigation. यहाँ के लोगों ने, इन क्षेत्र के लोगों ने ट्यूबवेल लगाए अपने खेतों के आसपास and made use of HYV seeds, और HYV seeds का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, and pesticide farming, और फार्मिंग में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया. Some of them bought from machinery like bought from machinery like tractors and threshers. कुछ लोगों ने जो बड़े वर्ग के किसान थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन की, प्रोडक्शन उनका ठीक ठाक था, पैसा अर्निंग उनकी अच्छी थी, उन्होंने एग्रीकल्चर टूल्स भी खरीदे, जैसे ट्रैक्टर खरीदे, थ्रेशर खरीदे मशीनरी में, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जो लोगों की मेहनत को कम कर दिया और काम का समय भी एक लिमिट में कर दिया. जैसे जब इन्होंने ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया तो पहले से लोग क्या करते थे, हल बैलों से जोतते थे, हल लगा करके बैलों पे हल लगा करके खेतों की जुताई करते थे. उसमें 2 दिन 3 दिन लग जाता था 1-2 हेक्टेयर जमीन को होने में. आज के समय में क्या है, 2 घंटे में 1 हेक्टेयर की जमीन बहुत आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा प्लग की जा सकती है. विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. इससे फायदा ये हुआ, प्लगिंग और हार्वेस्टिंग दोनों बहुत जल्दी होने लगे. दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट. उन्हें उसके उपहार में ये मिला कि बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन उनका हुआ. इन पालमपुर में द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर. नए आधुनिक तरीके से पालमपुर में खेती की जाती है और यहाँ की स्थिति ये है कि 1 हेक्टेयर में लगभग 1300 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हो रहा है, यानी पैदावार इसकी 1300 क्विंटल, लगभग 13 क्विंटल, लगभग 1300 kg पर हेक्टेयर दिया गया है यहाँ पे. 1300 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में लगभग 13 क्विंटल गेहूं हो रहा था विद HYV सीड्स की वजह से. द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. जब HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तब 13 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन हो रहा था वीट्स का, और जब HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे तो 32 क्विंटल पर हेक्टेयर यहाँ पे वीट्स का प्रोडक्शन होने लगा. देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज. देखिए 13 टू द 26 से भी ज्यादा कहीं है, यानी डबल से भी कहीं ज्यादा है. तो आप ये समझ सकते हैं कि नियर अबाउट 2.87 डबल कंडीशन से भी कहीं ज्यादा ऊपर इसका प्रोडक्शन हो रहा है. देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़त हुई है फसल की, गेहूं की. लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन में ऑफ द व्हीट, गेहूं की. फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट. अब किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गेहूं बाजार में बेचने का, बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाज, गेहूं जो भी हो रहा है
उसको बेचने का उनके पास मौका है, क्योंकि वो एक पर्याप्त मात्रा में अनाज जो होता है उसको अपने खाने के लिए रख लेते हैं, उसके बाद जितना भी मार्केट में होता है शाहपुर के मार्केट में वो बेच देते हैं। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं पालमपुर की स्टोरी में। तो बता रहे हैं कि पालमपुर के लोग पहले के समय में जब HYV हरित क्रांति नहीं आई हुई थी तब के समय में क्या करते थे, फसलों का प्रोडक्शन उनके यहाँ 1 हेक्टेयर पे नियर अबाउट जो है आपका 1 हेक्टेयर पे 13 क्विंटल था, 1300 kg के लगभग था। लेकिन जब HYV बीजों का इस्तेमाल करने लगे सीड्स का, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो सीधे बढ़ करके 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया, नियर अबाउट 32 क्विंटल्स के बराबर पहुंच गया। तो इस वीडियो में हमने इसका पार्ट 5 देखा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 6 देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे, इसमें एक चार्ट दिया गया प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट, पल्सेस और वीट के प्रोडक्शन के बारे में दिया गया कि कैसे पल्सेस और वीट का प्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।